हेलो स्टूडेंट्स, डीआईवी की यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा संचालित एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स की इस कक्षा में जो कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि ये पूरी तरीके से प्रत्युत्तर दर्पण जो मंथली मैगजीन है उस पर ही आधारित है। और हमने प्रत्युत्तर दर्पण की जो लेटेस्ट मैगजीन है दिसंबर 2024 वाली, जिसमें अक्टूबर माह की घटनाएं हैं, वो हमने स्टार्ट कर दी है और इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर्स है और आज के इस चौथे लेक्चर में हम स्पोर्ट करंट यानी वो करंट अफेयर जो अक्टूबर माह में जितनी भी स्पोर्ट्स की घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित है। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उन्होंने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर के नाम से, वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए स्पोर्ट्स कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करें मैराथन की। इंटरनेशनल लेवल पर जो मैराथन है वो 50वीं बीएमडब्ल्यू एक कंपनी है जो 4 व्हीलर बनाती है और ये प्रायोजक है मैराथन की। स्पॉन्सरशिप बीएमडब्ल्यू ने कर रखी है। 50वीं बीएमडब्ल्यू बर्लिन मैराथन 2024। तो देखिए बर्लिन मैराथन तो आयोजन स्थल मैराथन जो है रेस वो कहाँ पर आयोजित की गई? बर्लिन। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की। तो 2024 में कब आयोजित की गई? 29 सितंबर को। और दो ही कैटेगरी आपको याद रखना है इसमें, मेल और विमेन, यानी मेंस कैटेगरी और विमेन कैटेगरी। जो मेन कैटेगरी और विमेन कैटेगरी है दोनों में इथियोपिया के ही धावक हैं। इथियोपिया मेंस कैटेगरी में इथियोपिया के मिल्केसा मेंगेशा ये जो खड़े हुए हैं, मिल्केसा मेंगेशा। और विमेन कैटेगरी में इथियोपिया की हैं टिगिस्ट केटेमा, ये हैं। ये मेंस और विमेन ये दो कैटेगरी में इन दोनों ने रेस ये जीती है। और ये जो मैराथन होती है ये सबसे लंबी रेस होती है और 42.195 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस होता है। जैसे चलते हुए लगभग कहना चाहिए कि कवर करना पड़ता है इसको। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। मेंस कैटेगरी में मिल्केसा मेंगेशा, आप अकेला मेंगेशा भी याद रखेंगे तो चलेगा। और विमेन कैटेगरी में केटेमा, तो यहाँ आप मेंगेशा याद रख लीजिए और यहाँ पर क्या याद रख लीजिए, फीमेल कैटेगरी में विमेन कैटेगरी में केटेमा। कौन सी है? 50वीं बीएमडब्ल्यू बर्लिन मैराथन। मैराथन की आपसे लंबाई पूछ सकते हैं। ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का है वहां पर इसकी लंबाई आपसे इंटरनेशनल लेवल की पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। 14वीं जूनियर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से मतलब क्या हो गया? भारत की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 किसकी? महिला कैटेगरी में। ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि यदि 2024 दे दिया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि 2024 नहीं दिया है उन्होंने, केवल नंबर ही दिया है, तो नंबर कौन से नंबर है? 14वें नंबर का है। जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कौन सी? महिला की। ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एमपी रनर अप रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर रहा है। झारखंड ने एमपी को 3-1 से हराकर, 3-1 मतलब 3 गोल झारखंड की तरफ से और 1 गोल एमपी की तरफ से हुआ है। तो 3-1 से हरा करके किसने जीता है? झारखंड ने। यहाँ आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है कि जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या नन ऑफ दिस? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है, या सेकंड रनर अप बोल सकते हैं आप उसको, सॉरी रनर अप बोल सकते हैं, उप विजेता के नाम से हम इसको जानते हैं। तो झारखंड ने एमपी को हरा करके जीता। नेक्स्ट, रानी रामपाल की चर्चा करें। रानी रामपाल काफी जाना माना नाम है भारतीय हॉकी टीम में। ये पूर्व कप्तान भी रही हैं रानी रामपाल। अब इन्होंने क्या कर दिया है? इन्होंने रिजाइन कर दिया है
तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। 2020 में क्या मिला था इनको? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री, ये दोनों ही अवार्ड रानी रामपाल के पास हैं। कौन कौन से? खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, दोनों कब मिले थे? 2020 में। ये देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी, जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली में जो रायबरेली है, वहाँ पर महिला हॉकी स्टेडियम है, हॉकी टर्फ है, तो उसका नाम रानी रामपाल हॉकी टर्फ के नाम से रखा गया है। 2023 में हॉकी इंडिया ने इन्हें भारत की अंडर 17 टीम का कोच नियुक्त किया है। तो अभी की बात करें तो जो रानी रामपाल हैं, ये क्या है? अंडर 17 टीम इंडिया की कोच हैं। ठीक, तो रानी रामपाल के नाम से आपको पूछने में आ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, हॉकी की भूतपूर्व कप्तान रही हैं, अब रिटायरमेंट हो चुका है। चलिए क्रिकेट की चर्चा करें। तो क्रिकेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सीरीज रही है, और ये जो सीरीज रही है भारत में ही हुई। 2 टेस्ट मैच हुए और 3 इसमें T20 हुए। जो लोग क्रिकेट से नहीं जुड़े हैं, खासतौर से ऐसे कई गर्ल्स होती हैं जिनको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, तो जो टेस्ट मैच होता है, मैं एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये 5 डे होता है। ठीक, और T20 आपको मालूम है IPL जैसे ही होता है, 20-20 ओवर का मैच होता है। तो 2 टेस्ट और 3 T20 हुए, तीनों क्लीन स्वीप भारत के ही पक्ष में रहे। टेस्ट 2-0 से भारत ने जीत लिए, और T20 भी क्या कर लिया है, 3-0 से भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? आर अश्विन। ये क्या रहे हैं? ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, आर अश्विन। कई बार प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में पूछने में आ जाता है। ये जो T20 की सीरीज चली थी, इसमें एक रिकॉर्ड भी बना। क्या रिकॉर्ड बना? 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 297 रन का स्कोर किया, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की अब तक की सर्वोच्च पारी थी। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि T20 में भारत ने सबसे ज़्यादा रन कितने बनाए हैं, तो ये अभी जो भारत बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है उसमें ही बने हैं। कितने बने हैं? 297। ये T20 का स्कोर है। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको अलग अलग स्कोर होते हैं। ये T20 का सबसे ज़्यादा स्कोर है किसका? भारत की क्रिकेट टीम का अभी तक का। यानी हम ये बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ तक की। इसके बाद कुछ और हो जाता है तो वो अपडेट एक अलग मैटर है, लेकिन ये हम अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं कि अक्टूबर तक का जो लेटेस्ट स्कोर था सबसे ज़्यादा, वो क्या था? 297 भारत की ओर से। ये आपको याद रख लेना है, इस प्रकार की चीज़ें पूछने में आती हैं। रन भी पूछ लेते हैं, कितने रन का हाईएस्ट स्कोर है, तो 297। चलिए, जिम्बाब्वे की जो टीम है क्रिकेट टीम, जिम्बाब्वे की हम क्रिकेट टीम की चर्चा करें तो इन्होंने भी T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया बना दिया है, T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये टीम बन चुकी है। कब बनाया इन्होंने? 23 अक्टूबर 2024 को नैरोबी, नैरोबी यानी कीनिया, अफ्रीका का ही देश है, कीनिया की राजधानी है नैरोबी। कीनिया में गाम्बिया की जो टीम है, यानी मैच किस किसके बीच में हुआ? जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच में। गाम्बिया के विरुद्ध T20 मैच में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर कितने रन बनाए? 344 रन। ये बहुत बड़ा स्कोर है। ठीक है, ये स्कोर तभी होता है जब एक तरफ बहुत सशक्त टीम होती है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कमजोर टीम होती है, तभी बन पाता है। तो ये 344 रन का ये जो स्कोर है, ये आज तक का, या हम बोलें अक्टूबर माह तक का, ये किसी भी टीम के द्वारा T20 इंटरनेशनल मैच में बनाया गया अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है। यदि आपसे ऐसा पूछते हैं कि T20 मैच में किस टीम का सबसे बड़ा स्कोर है, तो ध्यान रखिएगा जिम्बाब्वे का है 344 रन। इसके पहले मैंने आपको भारत का 297 बताया था, लेकिन ये ओवरऑल है 344। इन्होंने नेपाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसके पहले नेपाल ने बनाए थे 314 रन।
तो अब नया रिकॉर्ड है आपके सामने, कौन सा? 344 जिम्बाब्वे के नाम पर। चलिए, नीतू डेविड, आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम शामिल में किए जाने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर। एक्चुअली हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी है, एक्चुअली एक लिस्ट है, और ये इसमें जो बहुत जाने माने क्रिकेटर होते हैं उनका नाम इस लिस्ट में जुड़ जाता है, और इस सूची में आने वाले जितने भी लोग हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, तो वो हॉल ऑफ फेम एक लिस्ट है, इसमें ये दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इसके पहले, बहुत पहले डायना एडुजोली थी, उनका नाम आया था। उसके बाद नीतू डेविड हैं, ये इनका नाम आ चुका है। ये पूछ सकते हैं कि नीतू डेविड कौन है, तो ध्यान रखिएगा हॉल ऑफ फेम में इनको सम्मिलित किया गया है, दूसरी भारतीय महिला है ये। वर्तमान में कौन है ये? भारत की महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति की अध्यक्ष है। तो दो प्रश्न यहाँ पर आपसे बनना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अभी वर्तमान में चयन समिति के अध्यक्ष भी हैं नीतू डेविड, और साथ ही साथ क्या है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इनको सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024। तो जैसे पुरुषों का वर्ल्ड कप होता है, ऐसे महिलाओं का भी T20 वर्ल्ड कप, और कौन से नंबर का है ये? 9वें नंबर का वर्ल्ड कप है। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का आयोजन स्थल यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और एक्चुअली देखा जाए ना तो इसका जो आयोजक था, आयोजक कौन था? बांग्लादेश। बांग्लादेश ही आयोजक रहा है, लेकिन आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? आयोजन संपन्न हुआ है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक, तो किसने जीता? न्यूजीलैंड ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहली बार यह टूर्नामेंट जीता है। तो आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप पहली बार न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। कई बार यही पूछ लेते हैं कि किसको हरा करके जीता, तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है T20 महिला वर्ल्ड कप आईसीसी का। कौन सा नंबर का है? 9वें नंबर का। आयोजन स्थल इसका संयुक्त अरब अमीरात है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो न्यूजीलैंड की हैं, एमेली केयर करके, हिंदी में इनका नाम एमेली केयर भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेली केयर के नाम से आ जाता है या अमेलिया केयर के नाम से आ जाता है, न्यूजीलैंड की हैं। तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं इस वर्ल्ड कप में। चलिए नेक्स्ट, ईरानी कप 2024। ईरानी कप जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, और इसमें एक पक्ष में जो रणजी ट्रॉफी का जो विजेता टीम होती है वो खेलती है, और दूसरे पक्ष में चेज भारत, यानी कि रणजी ट्रॉफी टीम के अलावा भारत के जो खिलाड़ी उसमें सेलेक्ट होते हैं वो उसमें खेलते हैं। तो दैट ये जो माना जाता है, ये रणजी ट्रॉफी विनर इस बार मुंबई, और इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? चेस भारत। तो इस बार जो मैच हुआ ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ मुंबई वर्सेस चेस भारत। ठीक है, जो मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे, चेस भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। ठीक, ये ईरानी कप 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, इनके बीच में मैच हुआ और मुंबई ने इसे जीत लिया, और बहुत लंबे समय बाद जीता। कितने लंबे समय बाद जीता? 27 वर्ष के बाद मुंबई ने ईरानी कप को जीता है। तो ये बहुत कहना चाहिए कि एक बड़ी बात है, हो सकता है आपसे पूछ लें, पहले भी इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे गए। 27 वर्ष के बाद जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच सरफराज खान, जो जाने माने बल्लेबाज हैं, आईपीएल में भी खेल चुके हैं, सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ईरानी कप 2024 किसने जीता है? मुंबई ने सेज भारत को हराकर। चलिए नेक्स्ट, 27th एशियाई
टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024, भारत में इसको 3 कांस्य पदक मिले हैं, ठीक है ना, 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने इसमें ले लिए हैं। कौन सी प्रतियोगिता है? प्रतियोगिता आपको ध्यान रखना है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप है। कौन सी? एशियाई। यदि जूनियर होती है तो विशेष रूप से क्या लिखा रखा होता है? जूनियर। कई बार सीनियर भी लिखा होता है, लेकिन सीनियर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है? सीनियर ही है। तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत को कितने कांस्य पदक मिले हैं? 3 कांस्य पदक मिले हैं। आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान के अस्ताना में। कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। भारत की आयाहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ये दोनों हैं, आयाहिका मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी। तो इन्होंने महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं, क्या नाम है? आयाहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। इनको एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में क्या मिल गया है? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक मिला है। चलिए आगे बढ़े। अलमाटी ओपन, ठीक, नेक्स्ट आ रहा है अलमाटी ओपन। अलमाटी ओपन जो चैंपियनशिप है, ये टेनिस की चैंपियनशिप है, ठीक है, ये टेनिस की बॉल है। अलमाटी ओपन टेनिस की चैंपियनशिप है। तो जिनको स्पोर्ट्स में रुचि ज़्यादा नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, जब टेनिस लिखा हुआ अकेला आता है तो उसका मतलब लॉन टेनिस से होता है, ठीक है। और अदरवाइज इसके पहले जो मैंने आपको बताया था टेबल पर जो खेला जाता है वो क्या है? टेबल टेनिस। दोनों में कहना चाहिए डिफरेंस है। इसके पहले ये दोनों खिलाड़ी थे, देखिए टेबल लगा हुआ है, छोटा सा रैकेट है, ये छोटी सी बॉल है, ये टेबल टेनिस। और जब टेनिस की बात आती है तो बड़ा सा रैकेट होता है, लॉन में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट दोनों होते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में थोड़ा सा समझा देंगे जब स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब टेनिस लिखा है इसका मतलब क्या होता है? लॉन टेनिस। कहाँ पर हुआ ये? अलमाटी में हुआ, ठीक है। अलमाटी में भारत के ऋत्विक चौधरी और अर्जुन काघे, ये दोनों लोग, ऋत्विक चौधरी और अर्जुन काघे, ये क्या है? इनको ये युगल खिताब मिला है, यानी कि जो डबल्स होता है, बैडमिंटन जैसा ही होता है टेनिस, ठीक है। तो जिस तरीके से बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल दोनों खेलते हैं खिलाड़ी, ये डबल्स में ये क्या है? विनर है। तो इनका नाम याद रखिए, कौन कौन? ऋत्विक चौधरी और अर्जुन कागे, अलमाटी ओपन में डबल्स में विनर। नेक्स्ट, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024। सैफ मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जैसा फीफा एक कहना चाहिए कि कमेटी है, मतलब ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही सैफ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 की हुई है। कहाँ हुई है? भूटान में हुई है, और ये भारत ने इसे जीता है। तो भूटान की मेजबानी में थिम्पू, थिम्पू यानी भूटान की कैपिटल है। 20 से 30 सितंबर को खेले गए अंडर 17 सैफ फुटबॉल में फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर भारत ने 6वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है। यानी कि भारत फ्रिक्वेंटली तरीके से ये टूर्नामेंट को जीत रहा है। 6वीं बार इस टूर्नामेंट को भारत ने जीता है। टूर्नामेंट का नाम क्या है? सैफ, लेकिन कौन सा है? अंडर 17 है। तो भारत ने किसको हराया है? बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके इस टूर्नामेंट को 6वीं बार जीत लिया है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, यह है दीपा कर्माकर की संन्यास की घोषणा। देखिए जो दीपा कर्माकर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध, जब इनकी एंट्री हुई थी 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें इनकी एंट्री हुई थी, तो ये पूरे विश्व में बहुत चर्चित खिलाड़ी बन गई थी। रियो ओलंपिक में ये चूक गई थी, कांस्य पदक बस मिल ही जाता है इनको, और वो भी एक इतिहास हो जाता है भारत में, लेकिन नहीं मिल पाया किसी कारणवश। और इसके अलावा इनको भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। और दीपा कर्माकर भारत की पहली महिला जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट
किया है। तो अब इन्होंने क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे भी देखा जाए तो जो एथलीट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती है स्पोर्ट्स की। तो दीपा कर्माकर को याद रखना है आपको, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके पहले भी संन्यास की घोषणा मैंने आपको बताया था कि हॉकी की जो टीम है उसकी भूतपूर्व कप्तान रानी रामपाल, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा करी थी। अब ये दीपा कर्माकर, ये बहुत इंटरनेशनल फेम की खिलाड़ी या जिम्नास्ट। तो स्पोर्ट्स में इससे ज़्यादा आपकी जो दिसंबर माह की मैगजीन है इसमें इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो आपकी मैगजीन रहती है उस मैगजीन में आपको यदि प्रत्यक्ष तौर पर आप देखें तो पीछे की तरफ उसमें आर्थिक घटनाक्रम और साथ ही साथ जो समसामयिकी घटनाक्रम होता है उससे संबंधित एमसीक्यूज दिए रहते हैं बहुत सारे। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके पीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें अच्छे से। ऑल द बेस्ट।